ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की वर्चुअल बैठक में आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान नेताओं ने लोकतांत्रिक मौलिक स्वतंत्रता, कानून सम्मत नियम और बहुपक्षवाद पर आधारित भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रतिभागियों ने विदेश नीति और सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण तथा व्यापार, संपर्क और प्रौद्योगिकी विषयों पर विचार विमर्श किया। कोविड महामारी की रोकथाम में सहयोग बढ़ाने तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर भी विचार किया गया। भारत ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का मुकाबला करने में यूरोपीय संघ और इसके सदस्य देशों की मदद की सराहना की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते तथा निवेश संरक्षण संधि के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार चर्चा के समापन सत्र में श्री गोयल ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार और निवेश समझौतों के लिए बातचीत फिर शुरू करने के बारे में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों समझौतों को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिए जाने की दिशा में हम साथ मिलकर काम करेंगे। श्री गोयल ने कहा कि भारत को कोविड-19 के बावजूद अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है, जबकि पूरे विश्व में निवेश में कमी आई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कारोबार में आसानी, रैंकिंग में सुधार, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और प्रक्रियाओं को और सरल बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्र भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मानव शक्ति, कौशल और प्रतिभा ने पूरे विश्व में व्यापार संवर्धन में योगदान दिया है। भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को दोनों देशों के लिए लाभकारी बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत एक उभरता निर्माण केंद्र बनने के अलावा 1 अरब से भी अधिक लोगों का विशाल बाजार उपलब्ध करा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कोविड संकट के दौरान यूरोपीय संघ के सदस्यों की मदद के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं तथा सदस्य देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य में अपने साझा हितों, सिद्धांतों और लोकतंत्र के मूल्यों, स्वतंत्रता, कानून और मानवाधिकार के सम्मान का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की बैठक के बाद ये संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इन नेताओं की कल पुर्तगाल के पोर्तो में वर्चुअल बैठक हुई। श्री मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी मामलों के सचिव विकास स्वरूप ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि नेताओं की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वर्ष 2000 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बैठक से भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को बेहतर भविष्य के लिए मजबूती मिली थी। उन्होंने कहा कि नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ कार्ययोजना 2025 के लिए तय कार्यों और कल किए गए फैसलों को जल्द लागू करने पर सहमति व्यक्त की। भारत और यूरोपीय संघ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि बहुध्रुवीय विश्व में सुरक्षा, संपन्नता और सतत विकास सुनिश्चित करने के उनके साझा हित हैं। नेताओं ने मौजूदा भविष्य और की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी और बहुपक्षवाद आधारित समावेशी नियमों के महत्व पर जोर दिया। बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने स्वीकार किया कि महामारी के कारण विश्व कठिन दौर से गुजर रहा है। इन नेताओं ने भारत, यूरोप और विश्व के अन्य हिस्सों में महामारी से पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय।
मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कोविड से प्रभावित मरीजों को तुरंत, प्रभावी और समग्र इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड अस्पताल में भर्ती के लिए रोगी की कोविड जांच पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी रोगी का इलाज करने से इनकार नहीं किया जाएगा। इसमें दवाई, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक इलाज भी शामिल हैं। ये दिशा निर्देश दूसरे शहर के मरीजों के लिए भी होंगे। किसी भी रोगी को वैध पहचान पत्र के अभाव में भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाएगा और न ही इस आधार पर मना किया जाएगा कि वो अन्य शहर का निवासी है। अस्पताल में भर्ती पूरी तरह से आवश्यकता पर आधारित होगी। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना जरूरत के अस्पताल में भर्ती नहीं हो। इसके अलावा अस्पताल से मरीजों की छुट्टी संशोधित नीति के अनुसार होगी। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में चिकित्सा ऑक्सीजन के वैज्ञानिक, तर्कसंगत और समान वितरण तथा उपलब्धता आकलन के लिए कल 12 सदस्यों के एक कार्यबल का गठन किया। यह कार्यबल कोविड के इलाज में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय भी बताएगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल गठित करने से कोरोना महामारी के संबंध में जन स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक और विशेष जानकारी उपलब्ध होगी। इस कार्यबल में देशभर के प्रमुख विशेषज्ञों को सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। भारत में अब तक 16 करोड़ 92 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 95 लाख 39 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज और 64 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन की पहली डोज और 77 लाख से अधिक ने दूसरी डोज ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 लाख 93 हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 7 लाख 83 हजार लोगों ने टीके की पहली डोज और 11 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी डोज ली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए दवाई बनाई है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने मध्यम से गंभीर कोविड रोगियों के उपचार के लिए इस 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवाई के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। ये दवाई पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जिसे पानी में घोलकर लेना होगा। पेट में जाकर ये दवाई संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डीआरडीओ में जीव विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा है कि 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवाई का इस्तेमाल करने के बाद कोविड मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता घटी है और अस्पताल में रहने की अवधि कम हुई है। 2DG क्या करता है, जब हम इसको कोरोना के मरीज में दे देते हैं तो ये उस कोशिका में जो कि वायरस से ग्रस्त है उसमें एक तो ये ज्यादा मात्रा में उसके अंदर चला जाता है और दूसरा जब ये ज्यादा अंदर चला जाता है मगर ये ग्लूकोज का वेरिएंट है, ये चला तो जाता है पर ये एनर्जी नहीं दे पाता। तो जब एनर्जी नहीं दे पाता तो वो सेल जो है एक तरह से एनर्जी के लिए भूखा हो जाता है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है पर 2DG उसको एनर्जी नहीं दे पाता। तो वो डबल मार होती है कि उसने ज्यादा भी ले लिया सेल ने और वो उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। जब वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली जो वायरल लोड है वो बॉडी में कम हो जाता है और एक तरह से ये उस वायरस को मारने में या उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबित होता है। असम में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज दिसपुर में बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के महासचिव अरुण सिंह इस बैठक के लिए केंद्रीय प्रेक्षक होंगे। आयरा साबालंका ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी को हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।